मैं कैलिब हूं और आज मैं आपको एकदम शुरू से अपना खुद का वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने का स्टेप बाय स्टेप तरीका दिखाऊंगा। अगर आप कभी वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना चाहते थे लेकिन इसमें शामिल सभी अलग अलग चरणों से पूरी तरह से उलझन महसूस करते हैं तो यह वीडियो आपको हर वह चीज बताएगा जो आपको जानना जरूरी है और अंत तक आपके पास एक लाइव वर्डप्रेस वेबसाइट होगी जो प्रोफेशनल दिखती है और विजिटर्स के लिए तैयार है, भले ही आपने पहले कभी वेबसाइट न बनाई हो। हम होस्टिंग सेटअप और फ्री डोमेन से शुरू करेंगे, फिर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सैकड़ों बेहतरीन फ्री टेम्पलेट्स पाएंगे और आसान ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर से अपनी वेबसाइट कस्टमाइज करेंगे। ये सब बिना कोई कोड लिखे किया जाएगा। अब शुरू करने से पहले एक गलती है जो बहुत सारे शुरुआती लोगों को परेशान कर देती है। शायद आप यह नहीं जानते होंगे लेकिन वास्तव में वर्डप्रेस के 2 अलग अलग वर्जन हैं और गलत वर्जन चुनना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। अगर आपको पता नहीं है कि आप क्या करने जा रहे हैं, जब आप वर्डप्रेस सर्च करते हैं तो आपको wordpress.com और wordpress.org दिखाई देंगे और ये दोनों एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन ये दोनों बहुत अलग तरीके से काम करते हैं। wordpress.com एक होस्टेड पेड सर्विस है जिसमें प्लान्स और लिमिट्स होते हैं और जहां बहुत सारी अच्छी चीजें अपग्रेड्स के पीछे छुपी होती हैं। wordpress.org वह फ्री ओपन सोर्स वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर है जिसे आप अपनी खुद की होस्टिंग पर इंस्टॉल करते हैं और यही आपको अपने थीम्स, प्लगइन्स और वेबसाइट पर पूरा नियंत्रण देता है। मैंने हाल ही में wordpress.com को आजमाया ताकि देख सकूं कि पिछली बार इस्तेमाल करने के बाद इसमें कुछ बदला है या नहीं। मैंने सबसे कम कीमत वाले $4 के प्लान के लिए साइन अप किया। दुर्भाग्यवश मुझे जल्दी ही पता चल गया कि एस्ट्रा जैसे लोकप्रिय थीम का इस्तेमाल करने के लिए आपको महंगे प्लान्स में अपग्रेड करना पड़ता है, जिसका कुल खर्चा जोड़ने पर आपको हर महीने $40 से भी ज्यादा देना पड़ेगा। अब wordpress.org के साथ आप वर्डप्रेस को अपनी खुद की वेब होस्टिंग पर इंस्टॉल कर सकते हैं और एक बार जब आपके पास ये हो तो आप वही टूल्स सिर्फ कुछ डॉलर प्रति महीने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जहां wordpress.com हमें पेवॉल्स और सीमाएं देता है, वहीं wordpress.org इसका बिल्कुल उल्टा है। यह हमें अपनी वेबसाइट बनाने पर पूरा नियंत्रण देता है और अंत में यह काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती भी है। इसका मतलब है कि हमें वास्तव में केवल वेब होस्टिंग के लिए ही भुगतान करना होता है। समझते हैं इसका मतलब? अगर आप नए हैं तो होस्टिंग जटिल लग सकता है, लेकिन यह बहुत आसान है। होस्टिंग बस एक सर्वर पर जगह है जो हमेशा ऑनलाइन रहता है ताकि लोग आपकी वेबसाइट कहीं से भी देख सकें। वर्डप्रेस मुफ्त है पर इसे चलाने के लिए जगह चाहिए जिसे होस्टिंग कहते हैं। अगर हम wordpress.org की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं तो हमें एक होस्टिंग लेनी होगी। इसे सरल बनाने के लिए हम इन 5 चरणों का पालन करेंगे ताकि आपकी वर्डप्रेस साइट ऑनलाइन हो सके। सबसे पहले हम होस्टिंग लेंगे, फिर डोमेन लेकर वर्डप्रेस, थीम और प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे और अंत में साइट कस्टमाइज करेंगे। जब होस्टिंग प्रदाता चुनने की बात आती है तो वहां बहुत सारे अलग अलग विकल्प मौजूद हैं। सौभाग्य से wordpress.org एक पेज पर उन होस्टिंग कंपनियों को सूचीबद्ध करता है जिन्हें वे आधिकारिक तौर पर सुझाते हैं। मैंने इनमें से कुछ का उपयोग किया है, लेकिन शुरुआती लोगों के लिए होस्टिंगर सबसे आसान और किफ़ायती है। मैं इसी होस्ट का सुझाव देता हूं और ट्यूटोरियल में इसका इस्तेमाल करूंगा। प्लान चुनने से पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि सबसे अच्छी कीमत कैसे पाएं। मैंने होस्टिंगर के साथ साझेदारी की है ताकि एक खास लिंक से आपको सामान्य प्रोमो कीमतों पर अतिरिक्त 10% छूट मिल सके। आप अभी स्क्रीन पर वह लिंक देख सकते हैं। यह वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी सबसे पहला लिंक है। इसे इस्तेमाल करने पर यह कूपन लागू कर आपको सीधे डिस्काउंट पेज पर ले जाता है जिससे आपको सबसे कम कीमत मिलेगी। नए टैब में लिंक खोलें और आप इसी पेज पर पहुंच जाएंगे। यहां डिस्काउंट कोड पहले से लागू है। अपनी योजना चुनकर स्टार्ट नाउ पर क्लिक करें। यहां नीचे स्क्रॉल करने पर आपको प्रीमियम, बिजनेस और क्लाउड स्टार्ट ऐप के 3 विकल्प दिखेंगे। मैं बिजनेस प्लान लेने की सलाह देता हूं। यह आपको बहुत ही किफ़ायती कीमत पर भरपूर संसाधन देता है। यह आपको 50 गीगाबाइट NVMe स्टोरेज और एक फ्री डोमेन भी देगा। यह ज्यादातर वर्डप्रेस वेबसाइट्स के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। अगर आपको बाद में कभी ज्यादा या कम जरूरत हो तो आप कभी भी अपनी योजना को अपग्रेड या डाउनग्रेड कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए मैं बिजनेस प्लान ही चुनूंगा, तो यहां मैं चूज प्लान पर क्लिक करूंगा। अब अपनी बिलिंग अवधि चुनें। यह डिफ़ॉल्ट रूप से 48 महीनों पर है जिससे सबसे ज्यादा बचत मिलती है, पर आप इसे 24, 12 या 1 महीने की योजना में बदल सकते हैं। मैं कम से कम 12 महीने की योजना की सलाह दूंगा। इसमें अच्छी बचत के साथ पहले साल के लिए फ्री डोमेन भी शामिल है। तो मैं 12 महीने का विकल्प चुनूंगा। नीचे अपना डोमेन नाम चुनें। यह पहले साल मुफ्त है। अगर आपको पता है क्या चाहिए तो इसे यहां सर्च करें। अब मैं अपना डोमेन नाम टाइप करूंगा।
जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा डोमेन उपलब्ध है। मैं .com वाला डोमेन ही चुनने की सलाह दूंगा, फिर मैं यहां इसे चुन लूंगा। डिफ़ॉल्ट रूप से अवधि 2 साल पर सेट होगी। मैं इसे 1 साल पर स्विच कर देता हूं। दाईं ओर आप अपनी कार्ड देख सकते हैं। मैं पुष्टि करता हूं कि कूपन कोड लागू है। डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक से यह कूपन सक्रिय हो जाएगा। सब सेट होने पर कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब यहां अगर आपके पास पहले से होस्टिंगर अकाउंट नहीं है तो आपको साइन अप करना होगा। तो यहां अपना ईमेल पता दर्ज करें और एक पासवर्ड बनाएं। जब आप तैयार हो जाएं तो रजिस्टर पर क्लिक करें। जब आप इस पेज पर पहुंच जाएं तो आगे बढ़कर अपना बिलिंग पता और भुगतान जानकारी दर्ज करें। मैं अभी यह कर लेता हूं और जब यह पूरा हो जाएगा तो आगे बढ़ा दूंगा। मैंने अपना बिलिंग और भुगतान विवरण भर दिया है। यह सब हो जाने के बाद मैं आगे बढ़ने के लिए सबमिट पेमेंट पर क्लिक करूंगा। यहां से गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। इसके बाद आपको होस्टिंगर के ऑनबोर्डिंग सेटअप पर ले जाया जाएगा। तो इस बिंदु पर हमने चरण 2 पूरा कर लिया है। हमने अपनी वेब होस्टिंग सेटअप कर ली है और एक डोमेन नाम भी सुरक्षित कर लिया है। अब अगला है चरण 3। आइए आगे बढ़ते हैं और वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। यहाँ होस्टिंगर के ऑनबोर्डिंग सेटअप में सबसे पहले आपको यह चुनना होगा कि आप वेबसाइट अपने लिए बना रहे हैं या किसी और के लिए। मेरे मामले में मैं अपने लिए चुनूंगा। फिर मैं नीचे दाईं ओर जाऊंगा और नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। मैं एक वेबसाइट बना रहा हूं तो मैं क्रिएट वेबसाइट चुनूंगा और फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। यहां आपको कुछ अलग अलग विकल्प दिखाई देंगे। इस वीडियो के लिए हम वर्डप्रेस का उपयोग करेंगे तो मैं वर्डप्रेस विकल्प चुनूंगा। फिर हम फिर से नेक्स्ट पर जाएंगे। इसके बाद आपको अपने वर्डप्रेस एडमिन अकाउंट के लॉगिन विवरण की पुष्टि करनी होगी। डिफ़ॉल्ट रूप से यह वही जानकारी होगी जो आपने अपने होस्टिंगर अकाउंट के लिए इस्तेमाल की थी। मैं इसे डिफ़ॉल्ट ही रहने दूंगा, इसलिए मैं नीचे दाईं ओर जाकर नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। यहां से क्रिएट ब्लैंक साइट पर क्लिक करें और अगर आपने पहले अपना डोमेन नाम टाइप किया था तो वह आपको यहीं दिखाई देगा। मैं यहां अपना डोमेन नाम चुनूंगा और फिर नीचे दाईं ओर जाकर नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। और यहां आपको अपना डोमेन रजिस्टर करना होगा। शुरुआत में अपना देश चुनें और यह भी बताएं कि यह एक व्यक्तिगत डोमेन है या किसी कंपनी या संगठन के लिए इस्तेमाल होगा। मेरे मामले में यह सिर्फ एक व्यक्तिगत डोमेन है। इन विकल्पों को चुनने के बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करूंगा और यहां बस अपनी संपर्क जानकारी की पुष्टि करें और यह सब पहले दी गई बिलिंग जानकारी से अपने आप भर जाएगा। यहां अपनी जानकारी की पुष्टि करें, फिर नीचे जाकर फिनिश रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। यह आपका डोमेन रजिस्टर कर देगा। फिर आपके फ़ोन नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड भेजा जा सकता है। मैं यहां अपना कोड दर्ज करूंगा और वेरीफाई पर क्लिक करूंगा और इसके साथ ही आपका डोमेन नाम अब रजिस्टर हो चुका है। अब आपको अपना डेटा सेंटर चुनना है। डिफ़ॉल्ट रूप से यह आपके स्थान के सबसे नज़दीक वाला होना चाहिए, लेकिन अगर आपका कोई विशेष लक्षित दर्शक वर्ग है तो आप उनके करीब वाला डेटा सेंटर चुनना चाहेंगे। आप यहां ड्रॉप डाउन खोल सकते हैं और चाहें तो कोई दूसरा डेटा सेंटर चुन सकते हैं, लेकिन मेरे मामले में मैं इसे डिफ़ॉल्ट ही रहने दूंगा। नीचे दाईं ओर जाइए और नेक्स्ट पर क्लिक करें और अब वर्डप्रेस इंस्टॉल होने जा रहा है। इसमें कुछ मिनट लग सकते हैं, इसलिए मैं इसे पूरा होने तक फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं। और जैसे ही वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है आपको होस्टिंगर वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर ले जाया जाएगा। सबसे पहले आपके डोमेन के लिए ईमेल वेरिफिकेशन ज़रूरी हो सकता है। अगर डैशबोर्ड पर नोटिफिकेशन दिखे तो अपना होस्टिंगर साइन अप ईमेल चेक करें। वहां अपना ईमेल पता सत्यापित करें। शीर्षक वाला ईमेल देखें। इसे खोलने पर यह कुछ ऐसा दिखेगा। आपको बस नीचे जाकर ईमेल सत्यापित करें पर क्लिक करना है। मैं आगे बढ़कर कंफर्म पर क्लिक करूंगा और अब आपका ईमेल सत्यापित हो गया है, जिससे आप अपना डोमेन उपयोग करना शुरू कर सकते हैं। और अब अगर मैं वापस अपने होस्टिंगर वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर स्विच करता हूं तो आप देखेंगे कि डोमेन अब एक्टिव दिखा रहा है। तो अब सब कुछ शुरू करने के लिए तैयार है। वर्डप्रेस अब इंस्टॉल हो चुका है और हमारे डोमेन से जुड़ गया है। तो इस तरह तीसरा चरण पूरा हो गया। अब हम चौथे चरण में आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम थीम और प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे और वेबसाइट के लिए एक टेम्पलेट लोड करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें जल्दी से अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड्स को समझना होगा। जब भी आप होस्टिंगर के साथ साइन अप करते हैं तो आपको वास्तव में 2 अलग अलग वर्डप्रेस डैशबोर्ड्स मिलते हैं। अभी हमारे पास होस्टिंगर वर्डप्रेस डैशबोर्ड चुना हुआ है और आप इसे यहां बाईं ओर देख सकते हैं।
अगर आप अपने होस्टिंग डोमेन या होस्टिंग प्लान से संबंधित कुछ भी कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो आप वह यहाँ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी असली वर्डप्रेस वेबसाइट से संबंधित जानकारी एक्सेस करना चाहते हैं तो बाईं ओर जाएं और डैशबोर्ड पर क्लिक करें। यहाँ क्लिक करने से आपका मुख्य वर्डप्रेस डैशबोर्ड खुल जाएगा और डिफ़ॉल्ट रूप से यहाँ आपको कई अलग अलग स्क्रीन एलिमेंट्स दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको अपनी साइट की हेल्थ स्टेटस जैसी चीजें दिखेंगी। आप ब्लॉग पोस्ट्स के लिए ड्राफ्ट बना सकते हैं और यहाँ कुछ अन्य विविध सेटिंग्स भी होंगी। जब भी मैं एक नई वेबसाइट बनाता हूं तो मुझे ऊपर स्क्रॉल करके स्क्रीन ऑप्शंस खोलना पसंद है और यहां से मैं बस आगे बढ़कर सब कुछ अनचेक कर देता हूं। यह हमें एक साफ शुरुआत देता है। अगर आप किसी स्क्रीन एलिमेंट को वापस जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। मेरे मामले में मैं इन सभी को अनचेक ही छोड़ने वाला हूं और स्क्रीन ऑप्शंस को बंद कर दूंगा। और अब हमारे पास एक अच्छा साफ सुथरा वर्डप्रेस डैशबोर्ड है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना थीम इंस्टॉल करते हैं। यहाँ बाईं ओर जाइए और अपीयरेंस टैब को ढूंढें। यहाँ थीम्स पर क्लिक करें। आपके पास 2025 थीम एक्टिवेटेड है, लेकिन हम एस्ट्रा थीम पर स्विच करेंगे। एस्ट्रा शुरुआती लोगों के लिए बेहतरीन है और यह फ्री टेम्पलेट्स देता है जिनका इस्तेमाल वेबसाइट कस्टमाइज करने में होगा। यह भी बेहद शुरुआती लोगों के लिए अनुकूल है और लगभग किसी भी तरह की वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए एकदम परफेक्ट है। उस थीम तक पहुंचने के लिए नीचे जाएं और ऐड थीम पर क्लिक करें। फिर ऊपर दाईं ओर जाएं, क्लिक करें और एस्ट्रा सर्च करें। आपको यहां एस्ट्रा थीम दिखाई देगी। आगे बढ़ें और इंस्टॉल पर क्लिक करें। एक बार इंस्टॉल हो जाने के बाद एक्टिवेट पर क्लिक करें और अब आपके वर्डप्रेस वेबसाइट पर एस्ट्रा थीम इंस्टॉल और एक्टिवेट हो गई है। यहां इस बैनर को बंद करके शुरू करें और अब आप देखेंगे कि वर्तमान में एक्टिव थीम एस्ट्रा है। अब हम बाईं ओर दिए गए प्लगइन्स टैब पर स्विच करेंगे। डिफ़ॉल्ट रूप से यहां आपको पहले से इंस्टॉल किए गए कई प्लगइन्स मिलेंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस वीडियो में बाद में जो टेम्पलेट प्लगइन हम इंस्टॉल करेंगे वह सही से काम करे, हमें इन सभी पहले से इंस्टॉल किए गए प्लगइन्स को डीएक्टिवेट करना होगा और ऐसा करने से हमें एक साफ सुथरा प्रारंभिक प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है। सभी पहले से इंस्टॉल किए गए प्लगइन्स को डीएक्टिवेट करने के लिए ऊपर जाइए और इस चेकबॉक्स पर क्लिक करें, फिर बल्क एक्शंस में जाइए और डीएक्टिवेट पर क्लिक करें। यह हो जाने के बाद अप्लाई पर क्लिक करें। यह सभी प्लगइन्स को डीएक्टिवेट कर देगा और इन्हें इस सूची से हटाने के लिए फिर से चेकबॉक्स पर क्लिक करें, बल्क एक्शंस में जाएं और डिलीट पर क्लिक करें। अप्लाई पर क्लिक करें, ऊपर जाएं और ओके पर क्लिक करें। यह उन सभी प्लगइन्स को डिलीट कर देगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और एक नया प्लगइन जोड़ते हैं। बाएं तरफ जाइए और ऐड प्लगइन पर क्लिक करें। इससे आपके सामने सभी उपलब्ध प्लगइन्स खुल जाएंगे। आप इन्हें अपने फ़ोन के ऐप्स की तरह समझ सकते हैं। यहाँ हज़ारों प्लगइन्स हैं और इन सभी के अलग अलग उद्देश्य हैं। अगर आप वेबसाइट पर कोई सुविधा चाहते हैं तो रिसर्च करें, आपको मददगार प्लगइन मिल जाएगा। हमें अपनी वेबसाइट बनाने के लिए एक खास प्लगइन चाहिए, ऊपर क्लिक करें और यहां से आप स्टार्टर टेम्पलेट्स टाइप करेंगे और आपको ये यहां दिख जाएगा। ये वही प्लगइन है जो हमें वे फ्री उच्च गुणवत्ता वाले टेम्पलेट्स देगा जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। आगे बढ़ें और इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करें और एक्टिवेट करें और फिर यहां से आपको स्टार्टर्स टेम्पलेट्स ऑनबोर्डिंग में ले जाया जाएगा। यहां सबसे पहले आपको ऊपर दाईं ओर जाकर अपना पेज बिल्डर चुनना है। इस वीडियो में हम एलिमेंटर के साथ काम करेंगे, लेकिन कुछ मामलों में आपको यह विकल्प दिखाई नहीं दे सकता है। अगर आपको यह समस्या आ रही है तो मैं आगे बढ़कर आपको इसे ठीक करने का तरीका बताऊंगा। शुरुआत में नीचे जाइए और एग्जिट टू डैशबोर्ड पर क्लिक करें, फिर बाईं ओर जाकर अपनी सेटिंग्स खोलें। यहां से पूरी तरह नीचे स्क्रॉल करें और आपको यह सेटिंग मिलेगी जिसमें लिखा है डिसेबल एलिमेंटर पेज बिल्डर टेम्पलेट्स इन स्टार्टर टेम्पलेट्स। कुछ मामलों में यह अपने आप चालू हो सकता है। अगर यह विकल्प चुना गया है तो आपको इसे बंद कर देना चाहिए। तो सुनिश्चित करें कि यह सेटिंग चयनित ना हो और सेव चेंजेस पर क्लिक करें। अब यह करने के बाद एलिमेंटर अब दिखाई देना चाहिए। स्टार्टर टेम्पलेट्स पर वापस जाने के लिए बाईं ओर प्लगइन्स पर जाइए और स्टार्टर टेम्पलेट्स के अंतर्गत गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें और इसके बाद आप फिर से स्टार्टर टेम्पलेट्स के ऑनबोर्डिंग में पहुंच जाएंगे। एक बार फिर ऊपर दाईं ओर जाइए और एलिमेंटर पेज बिल्डर चुनें और इससे स्टार्टर टेम्पलेट्स गैलरी खुल जाएगी।
अगर आप किसी विशेष प्रकार के टेम्पलेट की तलाश कर रहे हैं तो आप यहाँ ऊपर सर्च कर सकते हैं और यहाँ कुछ पहले से बनी हुई सूचियां भी उपलब्ध हैं। मैं सलाह दूंगा कि आप इन सूचियों को देखने के लिए थोड़ा समय निकालें या बस यहाँ होम पेज पर स्क्रॉल करें और कोई ऐसा टेम्पलेट ढूंढें जो आपको पसंद आए। प्रीमियम टैग वाले टेम्पलेट के लिए भुगतान करना होगा, लेकिन बिना टैग वाले मुफ्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ऊपर स्क्रॉल कर इस वीडियो के लिए लव नेचर टेम्पलेट चुनने जा रहा हूं। मुझे इसका लुक पसंद है, इसलिए मैं इस पर क्लिक करूंगा और दाईं ओर मैं लाइव देख सकता हूं कि टेम्पलेट कैसा दिखेगा। मैं वेबसाइट स्क्रॉल कर सकता हूं। इसका लुक मुझे पसंद है तो इसी से शुरू करूंगा। बाईं ओर कुछ अन्य सेटिंग्स दिखाई देंगी। अगर आपके पास साइट का लोगो है तो आप उसे अपलोड कर सकते हैं। आप फ़ॉन्ट स्टाइल भी बदल सकते हैं और नीचे की ओर आप कलर पैलेट बदल सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं यहाँ इस हरे रंग के विकल्प को चुनूंगा। मैं इन सेटिंग्स से खुश हूं तो मैं नीचे जाकर कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। यहाँ स्क्रीन पर आप चुन सकते हैं कि आपको कोई अतिरिक्त फीचर्स चाहिए या नहीं। यहाँ हमें वास्तव में केवल पेज बिल्डर और कॉन्टैक्ट फॉर्म की ही ज़रूरत है। डिफ़ॉल्ट रूप से आपके पास SEO और सर्च विजिबिलिटी ऑन हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत है तो मैं इसे डिसेलेक्ट कर दूंगा। जब आपने अपनी वेबसाइट के लिए ज़रूरी फीचर्स चुन लिए हों तो नीचे जाकर कंटिन्यू पर क्लिक करें। यहाँ से आई अंडरस्टैंड लेट्स गो पर क्लिक करें और नीचे जाकर सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट पर क्लिक करें। और अब स्टार्टर टेम्पलेट्स आपके लिए आपकी वेबसाइट बनाना शुरू कर देगा। आइए इसे पूरा होने के लिए कुछ समय दें। और अब आपकी वेबसाइट आपके लिए बना दी गई है और यह एक्सेस के लिए तैयार है। अपनी वेबसाइट एक्सेस करने के लिए बस व्यू योर वेबसाइट पर क्लिक करें। फिर आप यहां अपनी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। आप पहले की तरह स्क्रॉल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि सब कुछ कैसा दिख रहा है। आप यहां ऊपर बने प्रीमेड पेजेस को भी एक्सेस कर सकते हैं। चरण 4 पूरा हुआ। एस्ट्रा थीम इंस्टॉल है, स्टार्टर टेम्पलेट्स और एलिमेंटर सेट हैं और टेम्पलेट इंपोर्ट हो गया है। अब चरण 5 में हम वेबसाइट कस्टमाइज करेंगे। कंटेंट एडिट करने के लिए ऊपर एडिट विद एलिमेंटोर पर क्लिक करें। हम यहां इस पॉपअप को बंद कर देंगे। गॉट इट पर क्लिक करें और अब आप एलिमेंटर पेज बिल्डर के अंदर हैं। अब इस पेज की सामग्री बदलना शुरू करने से पहले यह समझना बहुत मददगार होता है कि वेबसाइट और पेजेस की संरचना कैसे होती है। यहाँ दाईं ओर आपको स्ट्रक्चर पैनल दिखाई देगा और अगर आपको यह नहीं दिख रहा है तो आप ऊपर इस आइकन पर क्लिक करके इसे कभी भी खोल या बंद कर सकते हैं। अपने स्ट्रक्चर पैनल के अंदर आप अलग अलग कंटेनर लिस्टेड देखेंगे। आप इन्हें अपनी वेबसाइट के बड़े सेक्शंस की तरह सोच सकते हैं। अगर मैं यहाँ इस तीर पर क्लिक करके इस कंटेनर को खोलता हूं तो आप देखेंगे कि इसके अंदर एक और कंटेनर है। ये अंदरूनी कंटेनर उस बड़े सेक्शन के भीतर कॉलम्स की तरह होते हैं। तो मैं आगे बढ़कर यहाँ इस अंदरूनी कंटेनर को खोलूंगा और फिर आप देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से अलग अलग एलिमेंट्स हैं। यहाँ हमारे पास एक हेडिंग है, दूसरी हेडिंग है, एक टेक्स्ट एडिटर है और एक बटन है। और अगर आप बाईं ओर पेज को देखें तो आप वही एलिमेंट्स वहां भी देख सकते हैं। आपके पास आपकी पहली हेडिंग, दूसरी हेडिंग, टेक्स्ट एडिटर और बटन है। अब अगर हम यहाँ स्ट्रक्चर पैनल में वापस जाएं तो मैं किसी भी एलिमेंट पर क्लिक कर सकता हूँ। अगर मैं उसे एडिट करना चाहता हूँ मैं यहाँ इस आईबॉल बटन पर भी क्लिक कर सकता हूँ ताकि उसे डिसेबल कर सकूँ और फिर से क्लिक करके उसे इनेबल भी कर सकता हूँ। मैं किसी एलिमेंट पर राइट क्लिक भी कर सकता हूँ और नीचे जाकर डिलीट पर क्लिक कर सकता हूँ अगर मैं उसे हटाना चाहता हूँ। आप पेज एलिमेंट्स को आसानी से ड्रैग करके ऊपर या नीचे ले जाकर फिर से क्रमबद्ध कर सकते हैं। मैं इस हेडिंग को वापस ऊपर ले जाता हूं। अब जब हमने अपनी वेबसाइट की संरचना समझ ली है तो चलिए सामग्री को बदलना और टेक्स्ट एडिट करना शुरू करते हैं। आप टेक्स्ट को एडिट करने के लिए उस पर डबल क्लिक कर सकते हैं। आप इसे यहाँ बाईं ओर भी बदल सकते हैं। मैं अपनी हेडिंग को बदलकर मेरी वेबसाइट में आपका स्वागत है लिखने जा रहा हूं। अब मुझे लगता है कि मुझे यह दूसरी हेडिंग अब और जरूरत नहीं है तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और नीचे जाकर इस एलिमेंट को डिलीट कर दूंगा। मैं यही काम यहां टेक्स्ट एडिटर के लिए भी करूंगा। अब चलिए इस बटन को अपडेट करते हैं। सबसे पहले मैं बटन पर क्लिक करूंगा और आप देखेंगे कि इसके सेटिंग्स यहां बाईं ओर दिखाई देंगी। अगर मैं टाइप सेटिंग्स खोलूं तो आप इसे डिफॉल्ट, इन्फो, सक्सेस, वार्निंग या डेंजर में बदल सकते हैं। अधिकतर मामलों में आप सिर्फ डिफॉल्ट बटन टाइप का ही इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए मैं इसे डिफॉल्ट ही रहने दूंगा। टेक्स्ट के लिए मैं इसे गेट स्टार्टेड से बदलकर संपर्क करें कर रहा हूं और लिंक के तहत यही वह जगह है जहां बटन क्लिक करने के बाद वेबसाइट विजिटर को ले जाएगा। तो उदाहरण के लिए यहां मैं किसी पेज का नाम टाइप करना शुरू कर सकता हूं।
मैं यहाँ हैशटैग को डिलीट करके शुरू करूंगा और फिर मैं कॉन्टैक्ट टाइप करूंगा। आप देखेंगे कि मेरी संपर्क पेज यहाँ दिखाई देगी। मैं आगे बढ़कर इसे चुन लूंगा। तो अब जब कोई वेबसाइट विजिटर मेरे संपर्क करें बटन पर क्लिक करेगा तो वह उन्हें मेरी संपर्क पेज पर ले जाएगा। और अब आपके मामले में आपको यह सुनिश्चित करना है कि इस बटन में आपकी वेबसाइट के लिए सही कॉल टू एक्शन हो, जैसे संपर्क करें की जगह स्टोर के लिए अभी खरीदें या पोर्टफोलियो के लिए मेरा पोर्टफोलियो देखें लिख सकते हैं। इसे सही कॉल टू एक्शन पेज से लिंक करें। हमने वेबसाइट हेडिंग और बटन सेट कर लिया है। अब इमेजेस बदलना सीखते हैं। आइए नीचे स्क्रॉल करते हैं अपने अगले कंटेनर तक जिसमें कुछ अलग अलग इमेजेस हैं। किसी इमेज को बदलने के लिए मैं यहाँ इमेज पर क्लिक करूंगा और बाईं ओर आपको इमेज चुनने का विकल्प दिखाई देगा। यहाँ इमेज चुनें पर क्लिक करें। अब मैं अपनी कस्टम इमेज को अपने कंप्यूटर से ड्रैग और ड्रॉप कर दूंगा। इसे यहाँ छोड़ दें। एक बार जब वह फाइल अपलोड हो जाए तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि वह यहाँ चयनित है। आप यहाँ अपनी मीडिया लाइब्रेरी भी देखेंगे। इसमें पहले से ही कई अलग अलग इमेजेस होंगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये आपकी टेम्पलेट से पहले से इंपोर्ट की गई थीं। तो अपनी कस्टम इमेज को चुनने के बाद मैं नीचे दाईं ओर जाकर सिलेक्ट पर क्लिक करूंगा और अब मेरी कस्टम इमेज यहाँ अपलोड हो जाएगी। और अब मैं अपनी वेबसाइट की बाकी इमेजेस के लिए भी यही प्रक्रिया दोहरा सकता हूँ। अब अगर आप कोई नया एलिमेंट जोड़ना चाहते हैं तो क्या करें? आइए अपनी पेज के टॉप पर वापस स्क्रॉल करते हैं, फिर ऊपर बाईं ओर जाएं और यहाँ प्लस बटन ढूंढें। इस पर क्लिक करने से आप नए कंटेनर, ग्रिड्स और एलिमेंट्स भी जोड़ सकते हैं। तो मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं वह दूसरा हेडिंग वापस जोड़ना चाहता हूँ। मैं यहाँ हेडिंग एलिमेंट ढूंढ सकता हूँ और उसे जहां चाहूँ वहां ड्रैग और ड्रॉप कर सकता हूँ। आप देखेंगे कि एक गुलाबी लाइन दिखाई देगी। ये आपको दिखा रही है कि जब भी आप एलिमेंट को छोड़ेंगे वह कहां पर आएगा। तो मैं इसे यहाँ अपनी पहली हेडिंग के नीचे छोड़ दूंगा और आप देखेंगे कि हेडिंग उसके नीचे दिखाई देगी। उस बदलाव को वापस लेने के लिए मैं अपने कीबोर्ड पर Ctrl+Z या Command+Z दबाऊंगा। अगर आप किसी बदलाव से खुश नहीं हैं तो उसे जल्दी से वापस लेने का यह एक तेज तरीका है। अब चलिए पेज के ऊपर चलते हैं और इन अलग अलग डिवाइस आइकन्स को देखते हैं। अभी हमारे पास डेस्कटॉप व्यू चुना हुआ है। अगर मैं चाहूं तो मैं यहां बीच में टैबलेट बटन पर क्लिक करके टैबलेट व्यू में बदल सकता हूं। मैं मोबाइल व्यू में भी बदल सकता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं डेस्कटॉप व्यू में अब तक हमारी वेबसाइट में किए गए सभी बदलाव बिल्कुल सही तरीके से मोबाइल व्यू में भी आ गए हैं। यह इन टेम्पलेट्स का एक और शानदार फायदा है। ये हर एक डिवाइस के लिए पूरी तरह से ऑप्टिमाइज्ड हैं और इन डिवाइस आइकन्स के बगल में आप अपना पेज व्यू भी देख सकते हैं। अभी हम होम पेज को एडिट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी और पेज पर स्विच करना चाहते हैं तो बस यहाँ पेज पर क्लिक करें और हम अपना अबाउट पेज, सर्विसेज पेज या कॉन्टैक्ट पेज भी खोल सकते हैं। और आप यहां से बिल्कुल नए पेज भी जोड़ सकते हैं। नया पेज जोड़ने के लिए बस यहां इस बटन पर क्लिक करें, फिर सेव एंड लीव पर क्लिक करें और यहां से आप पूरी तरह से नए पेज को शुरू से बनाना शुरू कर सकते हैं। आप पहले की तरह लेआउट्स और एलिमेंट्स को ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन यहां से स्टार्टर टेम्पलेट्स की एक और बहुत शानदार सुविधा है। अगर आप स्टार्टर टेम्पलेट्स आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप दूसरे टेम्पलेट्स से पहले से बने पेज इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए अगर मुझे आउटडोर एडवेंचर टेम्पलेट पसंद है तो मैं उस पर क्लिक करके उसे खोल सकता हूं और फिर इस टेम्पलेट के किसी भी पेज को आसानी से इंपोर्ट कर सकता हूं। तो उदाहरण के लिए अगर मैं एक सर्विसेज पेज बनाना चाहता तो मैं इसे सीधे इस नए टेम्पलेट से ले सकता था। अब अगर आप केवल एक पहले से बना ब्लॉक जोड़ना चाहते हैं तो यहां ऊपर जाएं और पेजेस से ब्लॉक्स में स्विच करें। यहां आपको सभी रेडीमेड ब्लॉक्स दिखाई देंगे। ऊपर बाईं ओर OL से स्विच करके आप अलग अलग पेज टाइप्स देख सकते हैं। चाहे आप फीचर्स पेज, सर्विसेज पेज या FAQ पेज बना रहे हों, अपनी जरूरत के अनुसार क्लिक करें। फिर जो ब्लॉक आपको पसंद आए बस उस पर क्लिक करें। मुझे ये वाला जो बीच में है पसंद है। फिर ऊपर जाएं और इंपोर्ट ब्लॉक पर क्लिक करें और आप देखेंगे कि यह आपके नए पेज पर यहां दिखाई देगा। अब अगली चीज जो हमें करनी होगी वह है पेज का नाम बदलना। अभी आप ऊपर देख सकते हैं इसमें सिर्फ एलिमेंटर पेज और फिर ड्राफ्ट लिखा है। अपने पेज का नाम बदलने के लिए ऊपर जाएं और यहां इस आइकन को ढूंढें और यह आपके पेज सेटिंग्स खोल देगा। यहां टाइटल में इसे बदलकर FAQ लिख दें। फिर हम स्टेटस को ड्राफ्ट से बदलकर पब्लिश्ड कर देंगे। और जब भी आप अपने पेज को एडिट करना पूरा कर लें, ऊपर दाईं ओर जाएं और पब्लिश पर क्लिक करें।
अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पेज का नाम बदल गया है। अब इसमें FAQ लिखा है और यह अब ड्राफ्ट नहीं है। अब अगर मैं स्ट्रक्चर पैनल को साइड में कर दूं तो हम ऊपर अपने मुख्य मेनू को देख सकते हैं। इसमें फिलहाल हमारे सभी वे पेज लिस्टेड हैं जो हमारे टेम्पलेट से इंपोर्ट किए गए थे, लेकिन हमें अपने नए FAQ पेज को इस नेविगेशन मेनू में जोड़ना है और मैं अपनी साइट का लोगो भी अपडेट करना चाहूंगा। और ऐसा करने के लिए हमें वास्तव में एलिमेंटर पेज बिल्डर छोड़ना होगा और वर्डप्रेस ब्लॉक एडिटर खोलना होगा। वहां पहुंचने के लिए सबसे पहले ऊपर बाईं ओर जाएं और एलिमेंटर के लोगो पर क्लिक करें। एग्जिट टू वर्डप्रेस पर क्लिक करें। फिर वापस ऊपर बाईं ओर जाएं और वर्डप्रेस के लोगो पर क्लिक करें। इसके बाद ऊपर जाएं और यहां अपनी वेबसाइट को ढूंढें। विजिट साइट पर क्लिक करें। फिर ऊपर जाएं और कस्टमाइज बटन पर क्लिक करें। और अब यह आपके वर्डप्रेस थीम सेटिंग्स को खोल देगा। आइए सबसे पहले सीखते हैं कि यहां अपना मुख्य मेनू कैसे अपडेट करें। शुरुआत में बाईं ओर जाएं और मेन्यूज ढूंढें, उस पर क्लिक करें, फिर मेन मेन्यू पर क्लिक करें और फिर आपको यहां अपनी पेजेस की सूची दिखाई देगी। अभी हमारे पास होम, अबाउट, सर्विसेज और कॉन्टैक्ट हैं। आपको वही पेजेस ऊपर दाईं ओर भी सूचीबद्ध दिखाई देंगे। हमारे द्वारा अभी अभी बनाई गई FAQ पेज को जोड़ने के लिए ऐड आइटम्स पर क्लिक करें। जिस पेज को जोड़ना है उसे ढूंढें और फिर प्लस आइकन पर क्लिक करें। और अगर मैं दाईं ओर अपनी वेबसाइट में वापस क्लिक करता हूं तो देखूंगा कि वह नया पेज ऊपर जोड़ दिया गया है। आप अपने मुख्य मेनू में पेजेस का क्रम भी बदल सकते हैं। ऐसा करने के लिए बस उस पेज पर क्लिक करें और होल्ड करें जिसे आप मूव करना चाहते हैं और आप उसे नई जगह पर ड्रैग कर सकते हैं। मैं इसे यहां ड्रैग करके छोड़ूंगा और आप देखेंगे कि अब यह मेरे होम पेज के बाद सूचीबद्ध है। जब आप अपने बदलावों से संतुष्ट हों तो ऊपर जाकर पब्लिश पर क्लिक करें। अब ये बदलाव सेव हो जाएंगे। अब चलिए सीखते हैं कि अपनी साइट का लोगो कैसे अपडेट करें और अपने हेडर सेटिंग्स को देखें। शुरुआत में यहां बाईं ओर जाएं और बैक बटन पर क्लिक करें और एक बार फिर ऐसा करें। फिर यहां से नीचे जाएं और हेडर ढूंढें। यहां इस पर क्लिक करें। टेम्पलेट के अनुसार आपको ट्रांसपेरेंट हेडर का नोटिफिकेशन दिख सकता है। इसे हम बाद में देखेंगे। अभी नीचे साइट टाइटल एंड लोगो पर जाएं। आइए यहां इस पर क्लिक करें। चेंज लोगो पर क्लिक करें, ऊपर जाएं और अपलोड फाइल्स पर क्लिक करें। और अब मैं अपने कंप्यूटर से अपना कस्टम लोगो यहां ड्रैग करूंगा। मैं इसे यहां छोड़ दूंगा। नीचे दाईं ओर जाकर सिलेक्ट पर क्लिक करूंगा और अब आपके पास अपनी इमेज को क्रॉप करने का विकल्प है। अभी मेरा लोगो देखना मुश्किल है क्योंकि यह एक सफेद बैकग्राउंड पर सफेद लोगो लोड हो रहा है, लेकिन पूरी तरह से सुरक्षित रहने के लिए मैं नीचे वाले हिस्से को लूंगा और ऊपर वाले हिस्से के लिए भी यही करूंगा। और यह हो जाने के बाद मैं नीचे दाईं ओर जाकर क्रॉप इमेज पर क्लिक करूंगा। अब आप देखेंगे कि मेरा कस्टम लोगो यहां ऊपर बाईं ओर दिखाई देगा, लेकिन अभी यह बहुत छोटा है और देखना मुश्किल है। इसे ठीक करने के लिए नीचे जाएं और लोगो विड्थ स्लाइडर ढूंढें। मैं इसे 60 से 110 पर सेट करने जा रहा हूं। अब यह यहां काफी बेहतर दिख रहा है। अब जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, अगर आपको ट्रांसपेरेंट हेडर नोटिफिकेशन मिलती है तो आपको उसमें क्लिक करना होगा ताकि आपका लोगो पूरी तरह से अपडेट हो सके। तो कस्टमाइज ट्रांसपेरेंट हेडर में क्लिक करें और फिर आपको डिफरेंट ट्रांसपेरेंट लोगो को डिसेबल करना होगा। तो मैं आगे बढ़कर इसे बंद कर देता हूं और अब यह हो जाने के बाद मेरा लोगो पूरी तरह से अपडेट हो गया है। और अब अगर आप अपने हेडर के लेआउट को कस्टमाइज करना चाहते हैं, उदाहरण के लिए अभी मेरे पास मेरा लोगो है, फिर मेरा मुख्य मेनू है और फिर ये बटन है। यहाँ आपको पेज के नीचे देखना होगा। यहाँ नीचे दिए गए ये सेटिंग्स आपके हेडर के लेआउट को नियंत्रित करती हैं। किसी भी एलिमेंट की पोजीशन बदलने के लिए बस उसे ड्रैग करें और आप उसे नई जगह पर ले जा सकते हैं। मैं अपना लोगो लेकर वापस उसकी जगह रख देता हूं और आप अपने हेडर से अलग अलग एलिमेंट्स को भी हटा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहां मेरे पास यह बटन ऊपर दाईं ओर है। मुझे नहीं लगता कि मुझे यह चाहिए, तो इसे हटाने के लिए मैं नीचे जाऊंगा और यहां बटन ढूंढूंगा, फिर मैं एक्स पर क्लिक करूंगा। अब ये उस एलिमेंट को मेरे हेडर से हटा देगा। मैं अब तक अपने हेडर में किए गए बदलावों से खुश हूं, तो मैं ऊपर जाकर पब्लिश पर क्लिक करूंगा। ठीक है, तो अब हमने सीखा कि अपनी वेबसाइट के लोगो और हेडर को कैसे एडजस्ट करें, साथ ही अपने मेन मेन्यू के साथ। अब अगली चीज जो हम करना चाहेंगे वह है अपनी वेबसाइट के फूटर और फूटर मेन्यू को एडजस्ट करना। अगर मैं अपनी वेबसाइट के बिल्कुल नीचे जाऊं तो मुझे यहां अपना फूटर मिलेगा।
इसके अंदर मेरे पास एक मेन्यू और कुछ अलग अलग एलिमेंट्स हैं। इसे अपडेट करने के लिए बाईं ओर जाइए और बैक बटन पर क्लिक करें और एक बार फिर नीचे जाइए और फूटर पर क्लिक करें। इसे कस्टमाइज करना भी आपके हेडर की तरह ही है। यहाँ नीचे भी आपके पास वही कंट्रोल्स हैं जहां आप अपने एलिमेंट्स को डिलीट या रिओनर्डर कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं नहीं चाहता कि यह लोगो दिखाई दे तो मैं बस X पर क्लिक करके इसे हटा सकता हूं। और यही बात इस कॉपीराइट नोटिस के लिए भी लागू होती है। फिर हमारे फूटर मेनू के लिए हम इसे यहाँ मेनू में क्लिक करके और फिर कॉन्फ़िगर मेनू पर क्लिक करके एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा और अपना फूटर मेनू ढूंढूंगा। अभी यह बस मेरा मुख्य मेनू इस्तेमाल कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे मेरा प्राइमरी मेनू हेडर में है, और ज्यादातर मामलों में आप इसे मुख्य मेनू पर ही सेट करेंगे। हालांकि अगर आप नया मेनू बनाना चाहते हैं तो आप यहां सेकेंडरी मेनू पर जा सकते हैं और नया मेनू बनाएं पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यहां एक बिल्कुल नया मेनू बना सकते हैं, लेकिन मेरी स्थिति में मैं अपने फूटर के लिए भी मुख्य मेनू ही इस्तेमाल करने वाला हूं। मैंने अपने फूटर में जो बदलाव किए हैं उनसे मैं संतुष्ट हूं, इसीलिए अब मैं ऊपर जाकर पब्लिश पर क्लिक करूंगा। यहां से चलिए बैक बटन पर क्लिक करते हैं। आगे चलकर अगर आप कभी भी अपना सक्रिय थीम बदलना चाहें या थीम सेटिंग्स में कोई बदलाव करना चाहें तो आप यह सब यहीं से कर सकते हैं। फिलहाल चलिए ऊपर बाईं ओर जाइए और थीम सेटिंग्स से बाहर निकलने के लिए X पर क्लिक करें। फिर चलिए वापस एडिट विद एलिमेंटर बटन पर चलते हैं। यहां से अगर आप ऊपर बाईं ओर जाइए और एलिमेंटर आइकन पर क्लिक करें, फिर साइट सेटिंग्स पर जाइए तो आप अपनी वेबसाइट के डिजाइन से जुड़ी हर चीज बदल सकते हैं। यहां से आप अपने रंग, फॉन्ट्स, टेक्स्ट, बटन, इमेज और फॉर्म फील्ड्स के दिखने का तरीका बदल सकते हैं। फिर आपके पास कुछ अन्य साइट सेटिंग्स भी होती हैं और इसके साथ ही चरण 5 पूरा होता है। आपकी वेबसाइट पूरी तरह से कस्टमाइज हो चुकी है और लाइव है। हमने 5 चरण पूरे कर लिए हैं: होस्टिंग लेना, डोमेन सुरक्षित करना, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, थीम और प्लगइन्स सेटअप करना और अपनी सामग्री के अनुसार डिजाइन को अनुकूलित करना। और यह सुनिश्चित करें कि जब आप होस्टिंगर के साथ होस्टिंग के लिए साइन अप करें तो इसे न भूलें। वीडियो डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक से आपको सबसे किफायती डील मिलेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है यह मददगार रहा और अगले वीडियो में मिलते हैं।